प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कंडक्शन करंट। देखिए कंडक्शन करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्शन करंट। एज यूजुअल जो आप पढ़ते आ रहे हैं सर्किट में, जैसे एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में आप जैसे ही कोई करंट कैरिंग वायर को कनेक्ट करते हैं या मतलब सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो करंट कैरिंग है ही, और ये आई जाएगा करंट। ओके, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये नेगेटिव चार्ज। तो ये जो करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है इसको कहते हैं कंडक्शन करंट। और इसके बीच में जहां इनकंसिस्टेंट हो रहा था एम्पियर्स लॉ, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आईडी यहां होता है। ओके, और आईसी एंड आईडी आपस में इक्वल होता है, इसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालें। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं किसे है, इट अराइजेस ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट हमें मिलता है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आईडी इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ओके, अब देखो समझो इसको, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है डी फाई अपॉन डी टी। ओके, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो फाई की वैल्यू निकालना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके बीच में जो कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर के बीच में ऐसे, कैपेसिटर के बीच में हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो देखो E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपस में ऐड कर देते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हो गया। अब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ए। ओके, और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे, फाई। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये Q को ना एक काम करो, अगर Q अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q को मैं चेंज कर देता हूँ, इससे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि फ्लक्स और Q में तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, Q इस तरह से। प्यारे बच्चों, किस तरह से, छोटा Q बड़ा Q नहीं। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग अबव वैल्यू, इस ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग यहां डी फाई, इसी चीज को लेके आओ इधर, डी फाई ई कर लो अपॉन डी टी। प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब डी फाई ई अपॉन डी टी, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है dq अपॉन dt, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो id। ओके, तो इसको अगर लिखना है तुमको id इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। यही होता है बीच में, इसमें कुछ समझने वाला तो ज्यादा नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन, थोड़ा सा कैपेसिटर पढ़ोगे ना, उसमें एक बार रिवीजन कर लो तो ये मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन, ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q अपॉन एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पर E इंटू ए करते हैं, तो E के जगह पर तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, इंटू ए कर देंगे, कट जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सबको ये डिफरेंशिएट किया गया है, या लिख लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करें तो
समझ में आई बात है? तो हमें ये चीज मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट था। अब एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्योंकि उसने फाइंड आउट कर लिया कि अंदर में अगर चार्ज वेरी करेगा ना तो अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से एक करंट जनरेट होगा, जिसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब यहीं से ये भी प्रूफ होता है, अब चार्ज वेरी करने के लिए कौन सा करंट चाहिए? एसी करंट। तो तुमने जो एसी में पढ़ा था 7th चैप्टर में कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी करंट, वो यहां से भी प्रूफ हो सकता है कि डीसी करंट में चार्ज तो वेरी ही नहीं करेगा, नहीं तो ये अंदर में तो कैसे पास कर पाएगा करंट? ओके, डीसी करंट, क्योंकि चार्ज वेरी किस में करेगा? जिसमें एसी करंट लगा होगा, मतलब एसी करंट में चार्ज वेरी करेगा। तो उस वाले सिचुएशन में तो इसी से हम प्रूफ ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी। समझ में आ रही बात है इतनी? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ को फोकस करते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन निकालिए, तो आप सीधा फाइंड आउट कर दीजिए। वहां पहले पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, अब फिर बोलेगा कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका एरिया जो है ए है, उसके बीच का सेपरेशन डी है, चार्ज उस पर क्यू है, तो आप फाइंड आउट करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हम क्या क्या फोकस करें? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। It states that line integral of magnetic field is equal to mu naught times total current, that is टोटल करंट का मतलब क्या है? डेट इज का मतलब IC प्लस ID, मतलब सम ऑफ, ऐसे कर देता हूं, डेट इज सम ऑफ IC एंड ID। ओके, कहने का मतलब क्या है? किसी भी लाइन इंटीग्रल जब कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID होगा, और IC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? IC हमें कंडक्शन करंट है, तो हम अगर इसको मैनिपुलेट करें dq/dt होगा, या IC की सीधी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं, dq/dt, और ID की जगह पर हम एप्सिलॉन d phi e/dt लिख देते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का ID का जो वैल्यू होगा, ID इक्वल टू जो होगा एप्सिलॉन d phi e/dt होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपको B.dl, सीधा सा मतलब B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स dq/dt प्लस एप्सिलॉन d phi e/dt। ओके, तो ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ था। अब हमें पढ़ना है मैक्सवेल्स फॉर्मूला, ठीक है। तो मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 फॉर्मूले में कंटेन कर दिया, समाहित कर दिया, और बोला कि इन्हीं 4 फॉर्मूले से हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मैक्सवेल्स फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? मैक्सवेल्स फॉर्मूला और इसी को कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब ये कहा कि वी कैन एक्सप्लेन, मतलब मैक्सवेल, यहां पर मैक्सवेल हैज गिवन, मैक्सवेल गिव
four formulas, four formula, and said that Maxwell gave four formula. ठीक है, ये यहां पर लिख लीजिए, फोर फॉर्मूला एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा कि दैट वी कैन एक्सप्लेन whole electromagnetism by given formula, by it, ऐसे लिख लो, it is by it. ओके, और वो क्या था, पहला जो है वो क्या है, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, ई डॉट ds इक्वल टू q अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट करो, दूसरा पॉइंट इस पर करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। देखो, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे था, यहां पर लिख सकते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ। ठीक है, तो बी डॉट, अगर मैग्नेटिज्म का हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ds इक्वल टू 0। होता क्या है कि कोई भी मैग्नेट जो है मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, डायपोल रहता है। तो ये तुमको बताया हुआ है, मैग्नेट में नॉर्थ साउथ है, तो क्लोज जब हम इंटीरियर लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, टोटल जो चार्ज का जो यहाँ पर साइन आता है ना, वहां पर टोटल पोल स्ट्रेंथ 0 हो जाता है। तो उस वाले केस में मैग्नेटिज्म में बी डॉट ds की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, ये दूसरा था। अब तीसरा है फेराडेज लेंज लॉ। ठीक है, इसको कहते हैं फेराडेज लॉ, या कह सकते हो फेराडेज लेंज लॉ। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, फेराडेज लेंज लॉ। ठीक है, इसको समझो, क्या कह रहा है, ई डॉट dl, ये फेराडेज लेंज लॉ, ई डॉट dl इक्वल टू माइनस d फाई b अपॉन dt। अब ये ई डॉट dl तुमने पढ़ा हुआ है, इसको पोटेंशियल को बोलते हैं। ठीक है, एक चीज है यहाँ पर जो तुमने ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv अपॉन dl, नहीं, उसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक पोटेंशियल है ये। ठीक है, अब फोर्थ अगर तुम देखोगे, फेराडेज लेंज लॉ तो समझ में आ गया। फोर्थ हम अगर कंसीडर करें, फोर्थ कौन सा है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, इसी को बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या मैं इतनी बातें समझ में आई, एम्पियर्स लॉ। अब देखो इधर बी, ये जो हमने करना है ना, उसमें क्लोज इंटीग्रल करना है, तो अभी पढ़ा था एम्पियर्स का, बी डॉट dl इक्वल टू, क्या लिखेंगे उसको, अगर मॉडिफाइड को लिखना है तुमको तो अभी तुमने पढ़ा था IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट IC प्लस ID।
और इसी को लिखोगे तो म्यू नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, ये चार्ज है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो इसी को कहते हैं या तो एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ लिखो या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लिखो। ये था 4 फॉर्मूलास, मैक्सवेल्स फॉर्मूले और मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसी को बोलते हैं 4, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। अब आज का यही वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है उसमें हम पढ़ने वाले क्या है, एक तो सबसे पहले हम समझेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमने समझा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट, अब देखो ये यही से ये जो 4 इक्वेशंस इसने लिखे हैं मैक्सवेल ने, इसी से ये पता जैसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज कर रहे हैं, इससे पहले वाला जो इक्वेशन था उसमें तुम देखोगे, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये आपस में लिंक्ड है एक दूसरे से, और इन्हीं 4 जो इक्वेशंस है इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें थे वो सब थ्योरेटिकल थे, ऑन द पेज था। हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। ठीक है, 1867 में। ओके, इसको एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जेसी बोस भी 7 साल बाद जेसी बोस भी किए। उसके बाद तो मार्कोनी आ गया, मार्कोनी ने टीवी मतलब रेडियो बना दी, टीवी नहीं, टीवी तो जेल बेयर्ड ने बनाया था, मार्कोनी ने रेडियो बना दिया। समझ में आई बातें सब? तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही समाप्त करते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।